शारदे को नमन। श्री गणेश करूं मैं माँ हिंदी के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव्य राष्ट्र की मैं वंदन करता हूं। मित्रों, विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जयंती ते सुकृतनो रसिद्धा कविस्वरा, नास्ति येषाम यश काये जरा मरणजम भयम। देखिए, हमारा ये शरीर नाशवान है, मृत्यु, इसकी वृद्धावस्था भी आनी है, इस शरीर की मृत्यु भी होनी है। लेकिन जो हमारा यश रूपी शरीर है, ना उसमें उसकी मृत्यु होनी है और ना ही उसमें वृद्धावस्था आनी है। जो सुकृत थे, रस उत्पन्न करने में सिद्धहस्त कवि थे, जिन्होंने अमर काव्य रस दिए और जिनका अध्ययन अध्यापन हम सभी लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के यश रूपी शरीर में न तो वृद्धावस्था आनी है न उनकी मृत्यु होनी है। मैं उन सभी को नमन करता हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक दोहा बोला था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। हमारी जितनी भी उन्नतियां हैं, जितनी भी हमारी प्रगति है, उन सब के मूल में अपनी भाषा की उन्नति है। जब तक हमारी भाषा की उन्नति नहीं होगी, जब तक हृदय की जो ये वेदना है, पीड़ा है, दुख है, ये हमारा समाप्त नहीं होगा। जिस प्रकार स्वदेश, स्वधर्म, उसी प्रकार स्वभाषा। स्वदेश यानी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए कितने सारे जो हुतात्माएं थीं, बलिदानी थे, उन्होंने अपनी शरीर का त्याग कर दिया। बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जब जाके हमने हमारे स्वदेश और स्वधर्म की प्राप्ति की। उसी प्रकार जब से भारत आजाद हुआ है, तभी से हमारे सामने भाषा की समस्या मुंह बाएं खड़ी हुई है। जब भारत आजाद हुआ उस समय बहुत सारी समस्याएं थीं, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, और ऐसी स्थिति में एक समस्या भी थी कि भारत की जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, वो कौन सी हो। विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, अलग अलग विचार थे। उस समय कुछ लोग अंग्रेजी के भक्त थे, कुछ लोग उर्दू और फारसी के भक्त थे, कुछ हिंदी प्रेमी थे। सभी अपने अपने मत दे रहे थे। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र दिया, लेकिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। इसके बाद एक राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा ने 1953 के बाद इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि हमें 1953 के बाद जितना भी 14 सितंबर आया है, प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। भारत के संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 से और 351 तक हिंदी विषय से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में स्पष्ट किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, और अंकों का प्रयोग, जो भारतीय अंक हैं, उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचलन है, वो अंकों का प्रयोग होगा। अनुच्छेद 343 में 3 बातें स्पष्ट की गई। एक तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, तय हो गया कि हमारी राजभाषा हिंदी है। हमारी लिपि देवनागरी होगी, और तीसरी बात, जो हम अंक काम में लेते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचलित भारतीय अंक हैं, उनको हम काम में लेंगे। ये भाषा का जो इतिहास है अत्यंत प्राचीन है, लगभग 3700 वर्ष पुराना है। इसकी उत्पत्ति होती है ईसा से 1500 ईसा पूर्व की स्थिति है। विद्वानों ने 3 भागों में विभाजित किया है भाषाओं को: प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। प्राचीन जो आर्य भाषाएं हैं, उनका इन्होंने माना है ईसा पूर्व 1500 शताब्दी से लेके
और 500 तक, ईसा पूर्व 500 तक, यानी 1000 वर्ष का जो समय है वो होता है प्राचीन आर्य भाषाओं का। प्राचीन आर्य भाषाओं में आती है संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मणक, आरण्यक आदि ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण और महाभारत लिखी गई। ये स्थिति है हमारी प्राचीन आर्य भाषा की। बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ईसा पूर्व 1500 से लेके ईसा पूर्व 500 तक, उसके बाद 500 से लेके ईसा पूर्व 500 से लेके 1000 ईस्वी तक, ये 15 वर्ष का समय आता है मध्यकालीन आर्य भाषाओं का। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में आती हैं पाली, प्राकृत और अभ्रंश। भाई जो वैदिक संस्कृत है उससे विकास हुआ लौकिक संस्कृत का, लौकिक संस्कृत से हुआ पाली भाषा का, पाली से हुआ प्राकृत का और प्राकृत से हुआ अपभ्रंश का। ये हमारी मध्यकालीन आर्य भाषाएं होती हैं। उसके बाद आती हैं आधुनिक आर्य भाषाएं जिसमें उत्पत्ति होती है हमारी हिंदी की, यानी कि 1000 के आसपास से लेके अब तक, और इसके बहुत सारी भाषाएं, उपभाषाएं और विभाषाएं रही हैं। ये इसी अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी भाषा में नहीं, उधर जो पाश्चात्य देश हैं वह समय समय पर विज्ञान, तकनीकी, आयुर्विज्ञान, अभियांत्रिकी यानी कि शिक्षा, चिकित्सा, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इनमें टाइम टाइम पर, समय समय पर नए नए अपडेटेशन आते रहते हैं, नए नए शोध होते रहते हैं। ठीक है, जो समाज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। ऐसी स्थिति में जो शोध होते हैं वो किन भाषाओं में प्रकाशित होते हैं? या तो अंग्रेजी में होंगे या अन्य पाश्चात्य भाषा में होंगे। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि उन भाषाओं में जो शोध प्रकाशित होते हैं उनको कोई ढंग से हमारी भाषा में अनुवाद करने वाला नहीं है। प्रचलन में बहुत सारे शब्द ऐसे हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। 4-5 दिन पहले वो अंग्रेजी के में सर पूछ रहे कि रेफ्रिजरेटर का हिंदी में अर्थ क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं। अब हमारा काम ही नहीं पड़ा, रेफ्रिजरेटर उन लोगों ने बनाया, हमने थोड़ी बनाया। हम पूछे अंग्रेजी वालों से कि ये खटोला काई से गेम है, खनौटो काई से गेम है, कि डोकरी का होवे, कि लोटा का होवे। दरअसल क्या है, जो चीजें प्रचलन में होती है ना वो सामान्य हो जाती है, चाहे वो कठिन है ना, न कोई भाषा कठिन है न कोई सरल है। हिंदी के बहुत सारे शब्द जिनके बारे में कहा जाता है कि ये शब्दावली बड़ी जटिल है, पारिभाषिक शब्दावली है, चाहे वो कानून में चलती है, शिक्षा में चलती है या प्रशासन में चलती है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा माना जाता है कि जटिल है। उसका कारण क्या है कि हम उसको, वो शब्दावली प्रचलन में नहीं है। जब लगातार हम उसका प्रयोग करेंगे ना, कहते हैं ना 100 फूंकों से तो गीला भी बढ़ जाता है, लगातार हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो शब्दावली हमारे लिए सरल होने लग जाएगी। दूसरी समस्या क्या हो गई हमारी हिंदी के साथ में, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब तय हो गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये तय हो गया 14 सितंबर 1949 को कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। पहली चीज, एक चीज और समझ रहे हैं अपन, राजभाषा का मतलब क्या है? राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज की संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा। हम बोलते हैं, लिखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। संविधान ने जो स्वीकृति दी है किसके लिए? सरकारी कामकाज के लिए। जब सरकारी कामकाज के लिए सरकार ने हमारी हिंदी को राजभाषा बना दिया तो फिर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी अदालतें, कार्यालय, कंप्लीट अंग्रेजी का प्रयोग होता है। क्यों होता है? उसके पीछे उस समय के जो राजनेताएं थे जिन्होंने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक प्रावधान रखवा दिया कि 1950 से और 1965 तक 15 वर्ष तक धीरे धीरे हिंदी को हम प्रयोग में लाएंगे, इसका विकास करेंगे, लेकिन 15 वर्ष तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी उन्होंने मान्यता दे दी। फिर भी हमें क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी का उपयोग करना चाहिए, व्यवहार में हिंदी में बोलनी चाहिए, हिंदी में पत्र व्यवहार करना चाहिए। जितने भी कार्यालय हैं, अभी एक सबसे बड़ी समस्या हिंदी के सामने जो आ रही है वो ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, कंप्यूटर क्रांति, इसने हिंदी ही नहीं विश्व की लगभग 4 से 5 हजार भाषाओं को खत्म कर दिया। पूरा युग कंप्यूटर क्रांति का है, टेक्नोलॉजी का है। सब कुछ हम कितना सा पढ़ते हैं, कितना सा हम टेक्स्ट बुक देखते हैं, पूरा का पूरा जो काम हो रहा है वो संचार क्रांति के माध्यम से हो रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। और कंप्यूटर की भाषा फिक्स है, अंग्रेजी। कंप्यूटर में दिमाग होता तो है ही नहीं है, उसमें कोई दिमाग नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कोई काम करता हो, कंप्यूटर में कोई दिमाग नहीं होता है। उसके अंदर फिक्स कोई गणितीय भाषा है, उसका कोड अंकित कर दिया जाता है, उसके माध्यम से वो काम करता है।
धीरे धीरे हमारी जितनी भी लोकल लैंग्वेज थी, स्थानीय जो भाषाएं थी, जैसे हमारे यहाँ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, खड़ी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं हिंदी की, धीरे धीरे सारी खत्म होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? ज्यादातर जो काम है वो कंप्यूटर से करना है। सूचना क्रांति का युग है, और सूचना क्रांति में क्या है, या तो आप अंग्रेजी चल रही है, या फिर आजकल थोड़ा सा सरकार के प्रयासों से हिंदी का भी प्रयोग होने लग गया है। सन 2017 में रामनाथ कोविंद ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था लीला, लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नाम से। वो ऐप क्या है, जो अहिंदी भाषी हैं उनको हिंदी पढ़ना बड़े आसानी से, सरल तरीके से सिखाता है, तो बहुत ज्यादा काम का है। तो ऐसी चीजों का जैसे जैसे हम प्रचार और प्रसार करेंगे ना, तो हमारी हिंदी भाषा को मान मिलेगा और सम्मान मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, अध्ययन के प्रति बच्चों का, छात्रों का, हमारा अभिभावकों का, यानी आम आदमी की अध्ययन के प्रति रुचि खत्म होती जा रही है। पहले हम देखते थे खूब लोग पढ़ते थे, और कुछ नहीं तो घरों में रामायण गीता का भी जैसे पाठ होता था। बरसातें हो रही हैं, जैसी बरसात शुरू हुई और निकाल लिया आलाखंड, 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 बरस लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। लोग अब आनंद से गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। अब धीरे धीरे अध्ययन और अध्यापन की प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और लोग ये लेके बैठ जाते हैं मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप। एक दिन की बात है, मैं कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मैंने 18 डिब्बे में घूम घाम के देखा 2-3 बार। जितने भी यात्री थे, पैसेंजर थे, सबके सब मोबाइल में कुछ न कुछ रील्स, वीडियो, यूट्यूब देखने लग रहे थे। मात्र 3 या 4 बंदे ऐसे मिले जो कोई पत्र का या पुस्तक लेकर के पढ़ने बैठे थे। जबकि आज से 10 साल पहले और 15 साल पहले आप जब यात्रा करते थे, किसी के हाथ में इंडिया टुडे होती थी, किसी के हाथ में महकता आंचल होता था, किसी के में सरिता होती थी, बहुत सारी पुस्तकें, पत्रिकाएं हुआ करती थी। तो हमें अगर हिंदी भाषा का या किसी भी भाषा का विकास करना है, तो अध्ययन और अध्यापन की प्रवृत्ति तो हमें बढ़ानी ही होगी। हिंदी दिवस की आप सभी को एक बार पुनः हृदय के गहनतम अंतःस्थल से शुभकामनाएं। जय हिंदी और जय हिंदी।